नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही है और आज का सत्र है 8वां सत्र और इसकी विषय वस्तु है रीतिकाल, यानी आज का सत्र रीतिकाल पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र और रीतिकाल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गहरी बातचीत करते हैं। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, कंठस्थ कर लेंगे। ए मिश्र बंधु, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है, उनका मत है कि रीति ग्रंथ लेखन की जो परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से प्रारंभ होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, सर्वमान्य मत के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। ए 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, बी 1700 से 1900 ईस्वी, सी 1650 से 1850 ईस्वी और डी 1700 से 1857 ईस्वी। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह प्रश्न खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है दोस्तों कि आपको यह ध्यान रहे कि कौन सा सन, कौन सी तारीख विक्रम संवत में है और कौन सी ईस्वी सन में। तो यहां पर क्योंकि ईस्वी सन में बात की गई है और हम शुक्ल जी का जब काल विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें रीतिकाल की समय सीमा होती है 1700 से 1900 और यहां पर एक विकल्प दिया हुआ है 1700 से 1900। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह विक्रम संवत में दी गई है। शुक्ल जी ने जो तिथियां दी हैं वो विक्रम संवत में दी हैं, लेकिन अगर विक्रम संवत में से ईस्वी सन पता करना है तो मैं कई बार बता चुकी हूं 57 घटाने होंगे। तो अगर हम इसमें 57 जोड़ दें 1643 से 1843 को, तो 1700 से 1900 विक्रम संवत आ जाएगा क्योंकि ये तारीख ईस्वी सन में दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आपको ध्यान रखना है, इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो विक्रम संवत लिखा है या ईस्वी सन लिखा है, आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, रीतिकाल के नामकरण से संबंधित निम्न मतों को संबंधित विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां नामकरण दिए गए हैं और यहां विद्वानों के नाम दिए गए हैं। पहला है श्रृंगार काल, दूसरा है कला काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है अलंकृत काल। तो दोस्तों, आपको पता है कि श्रृंगार काल नामकरण रीतिकाल के लिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, कला काल इसे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया और रीतिकाल कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अलंकृत काल नामकरण दिया गया है मिश्र बंधु के द्वारा। यानी क्रम क्या होना चाहिए कूट में? श्रृंगार काल यानी तीसरा पहले होना चाहिए, उसके बाद कला काल फिर चौथा होना चाहिए, उसके बाद रीतिकाल फिर 1 होना चाहिए और फिर 2 होना चाहिए। यानी 3 4 1 2 ये कूट में सही क्रम होना चाहिए। 3 4 1 2 यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में कौन सा मत असंगत है? रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृपाराम, डॉक्टर नगेंद्र, केशव दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुखदेव मिश्र। तो दोस्तों, असंगत कथन पूछा गया है, यानी इस प्रश्न का उद्देश्य यह है दोस्तों कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना गया है, किस विद्वान के द्वारा, ये आप कंठस्थ हो जाना चाहिए आपको, इसलिए यह प्रश्न बनाया गया है। यानी रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तन चिंतामणि त्रिपाठी ने किया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मानते हैं कृपाराम से प्रवर्तन और डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि केशव दास से रीतिकाव्य परंपरा प्रारंभ हुई, लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सुखदेव मिश्र को नहीं मानते। यानी ये असंगत कथन है, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इन तीनों को आप कंठस्थ कर लेंगे, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? आपको ध्यान होगा दोस्तों, रीतिकाल में 3 तरह की काव्यधाराएं प्रमुख रूप से विकसित हुई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब रीतिबद्ध काव्यधारा क्या थी उसके विषय में यह प्रश्न पूछा गया है। ए है प्रेम की संवेदना रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषता रही। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य सृजन किया।
राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षण ग्रंथों की रचना की और संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य का मूल आधार रहे। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का प्रमुख विषय प्रेम की संवेदना की अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि लक्षण ग्रंथों की रचना करना था, यानी काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना था। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रीतिबद्ध काव्यधारा के विषय में यह असंगत कथन है। काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य सृजन किया, यह बिल्कुल सही है। राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, यह भी बिल्कुल सही है। और इनका आधार क्या था, कहां से इन्होंने काव्य शास्त्रीय लक्षण लिए, वो थे संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, यानी डी विकल्प भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि यही असंगत कथन है। आगे चले। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। ए रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बी रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, सी रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, और डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो दोस्तों रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, यह भी सही है। लेकिन रीतिकाल में प्रकृति आलंबन रूप में नहीं, बल्कि उद्दीपन रूप में अधिक चित्रित की गई है, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता है और राजाओं को अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करने के लिए ये काव्य प्रमुख रूप से लिखा गया, या उनको ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया। तो उस स्थिति में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण का कोई औचित्य ही नहीं है, उद्दीपन रूप में ही प्रकृति का चित्रण यहां किया गया है। और लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रीतिकाल की यह विशेषता नहीं है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? बिहारी, घनानंद, सेनापति और पद्माकर। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूं भी आपको पता है कि सेनापति ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जिस तरह का ऋतु वर्णन सेनापति ने किया है रीतिकाल के किसी अन्य कवि ने किया ही नहीं, और यही मत आचार्य शुक्ल ने सेनापति के विषय में प्रस्तुत किया है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। तो दोस्तों रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि रीतिमुक्त काव्य में निजी अनुभूतियों और पीड़ाओं की अभिव्यक्ति की गई है। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि रीतिबद्ध कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के मनोरंजन के उद्देश्य से रचनाएं लिखी, लेकिन रीतिमुक्त कवियों ने उन्मुक्त भाव से अपने भावनाओं को अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया। तो प्रेम संबंधी धारणा बिल्कुल अलग है। रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव दिखाई देता है। जहां जहां ऊहात्मक यानी अतिशय अतिरंजनापूर्ण वर्णन है विरह का, वहां वहां फारसी का प्रभाव दिखाई देता है। तो यह कथन गलत है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, यानी मूलतः प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया गया है, और आप सभी जानते हैं कि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो गलत वाक्य है वो है सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकाल का सर्वांग निरूपक कवि नहीं है? हमने देखा था सर्वांग निरूपक कवि हैं, कुछ अलंकार निरूपक हैं, कुछ अलग अलग रसों के निरूपक हैं, जैसे श्रृंगार रस निरूपक हैं। तो उसके हिसाब से यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। ए कुलपति मिश्र, बी देव, सी मतेराम और डी चिंतामणि। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कुलपति मिश्र, देव और चिंतामणि ये सर्वांग निरूपक कवि हैं, लेकिन मतेराम श्रृंगार और अलंकार निरूपक कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। रीतिकालीन श्रृंगार काव्य तत्कालीन कवि की निजी भोग परक प्रकृति के कारण लिखा गया। पूर्व काव्य परंपरा अनुसार ही रीति काव्य रचा गया। आश्रयदाता की विलासी मनोवृत्ति के पोषणार्थ रचा गया। अपनी प्रेमिकाओं को खुश रखने के लिए रचा गया। तो दोस्तों हमें इनमें से रीति काव्य के विषय में जो सच्चा सही कथन है वो छांटना है। तो रीतिकालीन श्रृंगार काव्य तत्कालीन कवि की निजी भोग परक प्रकृति के कारण लिखा गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आश्रयदाताओं की संतुष्टि के लिए इस रीति काव्य लिखा गया। पूर्व काव्य परंपरा के अनुसार, क्योंकि पहले से रीति काव्य की श्रृंगारिक परंपरा इतनी प्रबल रूप में थी ही नहीं, ये कथन भी गलत है। आश्रयदाता की विलासी मनोवृत्ति के पोषणार्थ रचा गया, ये कथन बिल्कुल सही है। और अपनी प्रेमिकाओं को खुश रखने के लिए रचा गया, तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, रीतिकालीन काव्य का लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या है? प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, कामसूत्र, रति रहस्य, रति मंजरी आदि, सी कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त श्रृंगार वर्णन, या उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। रीतिकालीन काव्य का लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या है, यानी प्रश्न में पूछा गया है कि रीतिकालीन काव्य में जो लौकिक श्रृंगार है, रीतिकालीन काव्य में जो लौकिक श्रृंगार किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए रीति कवियों ने प्रेरणा कहां से ग्रहण की? तो पहला विकल्प है प्राकृत और अपभ्रंश में जो सप्तशती साहित्य लिखा गया, जैसे गाथा सप्तशती है हाल की, उसी तरह की बहुत सारी कृतियां प्राकृत और अपभ्रंश में लिखी गई, उनसे प्रेरणा ली गई, बिल्कुल सही है। कामसूत्र, क्योंकि श्रृंगार घोर श्रृंगारिक युग था ये, तो कामसूत्र, रति रहस्य और रति मंजरी आदि कृतियों से भी प्रेरणा ली गई। और कृष्ण भक्त कवियों ने पूर्व काल में जो उन्मुक्त श्रृंगार वर्णन किया था, उससे भी प्रेरणा ली गई, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आधार लौकिक श्रृंगार के वर्णन का आधार है ये तीनों ग्रंथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवि उन्हें कहा जाता है जो रीति नीति से बंधे हुए रहे, रीतियों के प्रयोग में कुशल सिद्ध हुए, काव्यांगों के लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना करते रहे, दूसरों के अनुकरण पर काव्य रचना करते रहे। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रीतिबद्ध कवि उन्हें कहा गया जिन्होंने अपने काव्य में काव्य के अंगों का लक्षण देकर और उसके उदाहरण के रूप में काव्य की रचना की, यानी लक्षण ग्रंथों की रचना की, उनको रीतिबद्ध कवि कहा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने रीति नीति से हटकर काव्य रचना की, लक्षण ग्रंथ न लिखकर स्वच्छंद रीति से भावयंजना की, परंपराओं को तोड़कर मनमानी की, भाव सघनता के स्थान पर तर्क सघनता का सहारा लिया। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रीति मुक्त कवियों की सही परिभाषा इस कथन में है। यहां कहा गया है कि रीति मुक्त कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। लक्षण ग्रंथ लिखने का मतलब होता है कि वे काव्य शास्त्र की जो परंपरागत धारणाएं हैं, जो नियम हैं, उनको स्वीकार करके काव्य सृजन कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि रीति मुक्त कवियों ने ऐसा नहीं किया। उनका काव्य हृदय की भावनाओं की स्वच्छंद उन्मुक्त अभिव्यक्ति है, इसलिए इन्होंने स्वच्छंद रीति से यानी मुक्त भाव से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, तो उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। परंपराओं को तोड़कर मनमानी की, ये बिल्कुल गलत है। भाव सघनता के स्थान पर तर्क सघनता का सहारा लिया, ये भी गलत है। तार्किकता कहीं भी, वहां तो भाव प्रधान है रीति मुक्त काव्य में, तर्क की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। और रीति नीति से हटकर काव्य रचना की, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, भिखारी दास की उक्ति आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, स्पष्ट संकेत करती है कि इस काल के कवि की भक्ति नीति किस प्रकार की थी, उसके विषय में यहां पर कथन है। इसमें से सही कथन हमें छांटना है। सबसे पहली बात दोस्तों आपको यह करनी है कि आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, इस पंक्ति को ध्यान में रख लेंगे कि ये पंक्ति किसकी है। कई बार प्रश्न इसलिए भी इस प्रकार पूछा जाता है कि ये पंक्तियां दे दी और ये किस कवि की है निम्न में से, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? दूसरी बात, इन पंक्तियों का अर्थ है आगे के कवि रीझी हैं। भिखारी दास कहते हैं कि अगर उनके बाद आने वाले कवि उनकी कविता पर रीझते हैं, मुग्ध होते हैं, यानी उसके भाव में, उसके रस में डूबते हैं, तब तो ये कविता है जो उन्होंने लिखी।
और अगर वे नहीं डूबते हैं तो राधा और कृष्ण के स्मरण करने का एक बहाना मात्र है ये कविता। तो इस पंक्ति के द्वारा क्या बात कही गई, इसको यहां स्पष्ट करना है कि कवि की भक्ति के प्रति जो दृष्टिकोण है वो किस रूप में यहां अभिव्यक्त हुआ है। आश्रयदाता की इच्छा पूर्ति के लिए है, अतिशय श्रृंगार वर्णन के कारण उत्पन्न हुए अपराध बोध की द्योतक है, निजी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है, भक्तिमय वातावरण की प्रेरणा स्वरूप है। तो दोस्तों इसमें बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर नगेंद्र आदि बहुत सारे इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि जो घोर श्रृंगारिकता अपने मन के न होने के कारण भी अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए, उनकी विलासी मनोवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए जो घोर श्रृंगारिक अभिव्यक्तियां ये रीतिकाल के कवि राधा और कृष्ण के नाम के माध्यम से कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं उनके हृदय में अपराध बोध था। इसलिए ये कवि भिखारी दास ने ये लिखा कि आगे के कवि की ये वास्तव में कविता तभी है जब आगे के कवि इस कविता पर मुग्ध हो, अन्यथा ये केवल राधा और कृष्ण के स्मरण का माध्यम मात्र है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अतिशय श्रृंगार वर्णन जो आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए ये कवि कर रहे थे, उसके से उनके हृदय में जो अपराध बोध था कि वो भगवान के नाम को लेकर इस तरह का श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं, ये उसकी अभिव्यक्ति की संकेतक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त कवियों के प्रेम निरूपण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है? रीतिमुक्त कवियों का प्रेम निरूपण। इनका प्रेम एकनिष्ठ है, इनके प्रेम में बाह्य हाव भाव के स्थान पर अंतर्मन की गूढ़ अंतर्दशाओं का चित्रण हुआ है, इनका प्रेम ऊहात्मक अधिक है, इनका प्रेम सूक्ष्म और अशरीरी है। यानी असत्य कथन हमको छांटना है। तो इनका प्रेम एकनिष्ठ है, बिल्कुल सही बात है। इनके प्रेम में बाह्य हाव भाव के स्थान पर अंतर्मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, यह भी सही है, लेकिन इनका प्रेम ऊहात्मक अधिक है, ये गलत है। मैंने अभी आपको एक प्रश्न के दौरान ये चर्चा की थी दोस्तों कि फारसी का प्रभाव रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रेम भाव पर दिखाई देता है, लेकिन कहां दिखाई देता है? वहां दिखाई देता है जहां अतिरंजित वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन पूरे रीतिमुक्त काव्य में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की प्रधानता नहीं है, वहां सघन भावानुभूतियों की प्रधानता है। इसलिए यह कथन कि उनका प्रेम ऊहात्मक अधिक है बिल्कुल असंगत कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? रास पंचाध्यायी, नंददास, हित तरंगिणी, सेनापति, विज्ञान गीता, केशवदास और ध्यान मंजरी, अग्रदास। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा लिखी गई है, विज्ञान गीता केशवदास की कृति है, ध्यान मंजरी अग्रदास की कृति है, लेकिन हित तरंगिणी सेनापति की नहीं बल्कि कृपाराम की कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहां रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और यहां उनकी रचनाएं हैं। सुमेलित करना है कि कौन से रचनाकार ने कौन सी कृति की रचना की है। मतीराम, चिंतामणि, देव और कुलपति मिश्र, और यहां नाम है रस रहस्य, ललित ललाम, काव्य विवेक और भाव विलास। तो दोस्तों मतीराम की जो कृति है उसका नाम है ललित ललाम, यानी दो विकल्प पहले आएगा। चिंतामणि की जो कृति है उसका नाम है काव्य विवेक, यानी तीन विकल्प पहले आएगा। फिर देव की जो कृति है उसका नाम है भाव विलास, यानी चार विकल्प पहले आएगा। उसके बाद कुलपति मिश्र की कृति है रस रहस्य, एक पहले आएगा। यानी विकल्प होना चाहिए कूट में 2 3 4 1। अब कूट देखते हैं, 2 3 4 1, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, कविकुल कंठाभरण के रचनाकार हैं ए चिंतामणि, बी दूल्ह, सी श्रीपति मिश्र और डी ग्वाल। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कविकुल कंठाभरण कृति के रचनाकार हैं दूल्ह, तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। यहां फिर से कृतियों के नाम है और यहां रचनाकारों के नाम है, सुमेलित करना है। तो कृतियां हैं वेली कृष्ण रुक्मिणीरी, अचलदास खींचीरी वचनिका, ललित ललाम और वीर विनोद। तो दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मिणी गिरी ये पृथ्वीराज की कृति है।
अचलदास खींची री रह गया यहां पर, अचलदास खींची री वचने का, ये शिवदास की कृति है। ललित ललाम मतिराम की कृति है और वीर विनोद श्यामल दास की कृति है। यानी क्रम होना चाहिए, पहले 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। 2 1 4 3 कूट होना चाहिए। आइए कूट देखते हैं। 2 1 4 3 यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2 1 4 3 सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। काव्य निर्णय आचार्य भिखारी दास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना गया है, तो आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? रसनिधि, वृंद, भूपति और बेनी प्रवीण। तो दोस्तों रसनिधि, वृंद और भूपति इन तीनों ने सतसई की रचना की। भूपति ने तो बिहारी सतसई से प्रभावित होकर सतसई लिखी, लेकिन बेनी प्रवीण ने कोई सतसई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति या भक्ति। तो वृंद सतसई की जो विषय वस्तु है दोस्तों वो सी विकल्प से यानी नीति से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मतेराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम और छंदसार। तो दोस्तों रसविलास उनका ग्रंथ नहीं है मतेराम का, ये देव की रचना है। रसराज, ललित ललाम और छंदसार ये तीनों की तीनों जो कृतियां हैं वो मतिराम की कृतियां हैं, तो आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। यहां कृतिकार हैं और यहां कृतियां हैं, सुमेलित करना है। चिंतामणि, मतिराम, भूषण और बोधा रचनाकार हैं, कवि है रीतिकाल के। और छत्रसाल दशक, काव्य मंजरी, वृत्त कौमुदी, विरह वारिश और कवि कुल कल्पतरु ये उनकी रचनाएं हैं। तो कौन सी रचना किस कवि के द्वारा लिखी गई है ये हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले चिंतामणि की रचना का नाम है कवि कुल कल्पतरु, यानी 5वां विकल्प सबसे पहले आएगा। मतिराम की जो रचना है वो है वृत्त कौमुदी, फिर तीसरा विकल्प आएगा। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, फिर पहला आएगा। और बोधा की है विरह वारिश, फिर चौथा आएगा। यानी विकल्प सही होना चाहिए कूट में 5 3 1 4। तो आइए कूट देखते हैं। 5 3 1 4 यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं सूरदास, बिहारी, नंददास या विद्यापति। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रसमंजरी जो कि ग्रंथ नायिका भेद पर आधारित है और नंददास की रचना है, तो आंसर हुआ इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्जवल नीलमणि या कर्णाभरण। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृपाराम की हित तरंगिणी यूं भी काव्य शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में कवि हैं और सूची द्वितीय में रचनाएं हैं। तो आलम, घनानंद, ठाकुर और द्विजदेव ये कवियों के नाम हैं। और सूची में है सुजान सागर, श्रृंगार लतिका, सौरभ, माधवानल, कामकंदला, ठाकुर, ठसक और इश्क नामा। तो दोस्तों सबसे पहले आलम लेते हैं। आलम की कृति का नाम है माधवानल कामकंदला, यानी 3 विकल्प सबसे पहले आएगा। घनानंद की कृति का नाम है सुजान सागर, फिर 1 आएगा। ठाकुर की कृति है, नाम से ही स्पष्ट है, ठाकुर ठसक, फिर 4 आएगा। और द्विजदेव की कृति है श्रृंगार लतिका सौरभ, फिर 2 आएगा। यानी कूट होना चाहिए 3 1 4 2। आइए देखते हैं। 3 1 4 2 सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है?
कविकुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास या अष्टयाम। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कविकुल कल्पतरु देव की रचना नहीं है। शेष तीनों कृतियां भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम देव की ही रचनाएं हैं। तो आंसर हुआ ए। आगे चलते हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? लाला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों साक्षात रसमूर्ति कहने वाले विद्वान हैं सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, यानी प्रश्न है कि रामचंद्रिका को किस रूप में स्वीकार किया है पीतांबर दत्त बड़थवाल ने? असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, अलंकार, मंजूषा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पीतांबर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका जो केशव दास की कृति है उसको फुटकर कविताओं के संग्रह के रूप में स्वीकार किया है। तो आंसर हुआ बी। बहुत ही महत्वपूर्ण मत है, इसे अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है उसका राज्याश्रय में लिखा जाना, श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णन, कल्पना की अद्भुत समाहार एवं भाषा की समास शक्ति, बिहारी द्वारा रचित होना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहारी सतसई सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने का उसका कारण एक ही है कि उसमें कल्पना की अद्भुत समाहार शक्ति है और भाषा की समास शक्ति है। इसका मतलब क्या है कि दोहे जैसे छोटे छंद में अतुलित भावों को, असीमित भावों को समा दिया है, अभिव्यक्त कर दिया है इन दोहों के माध्यम से बिहारी ने। पूरी की पूरी एक घटना, पूरी की पूरी एक कहानी दो पंक्तियों के दोहे में स्पष्ट हो जाती है, पाठक रस में डूब करके रह जाता है और यही इसकी लोकप्रियता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर किन ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव रहा? गाथा सप्तशती, अमृत शतक, आर्या सप्तशती या उक्त तीनों। तो दोस्तों ये तीनों बिहारी सतसई से पहले की रचनाएं हैं, यानी तीनों का प्रभाव बिहारी सतसई पर देखा जा सकता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, देव रचित भाव विलास संबंधित है अलंकार निरूपण, यानी कई बार आजकल मैं परीक्षाओं में देख रही हूं कि विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कृति है देव की भाव विलास, ये प्रश्न बनाया गया है। अलंकार निरूपण से, मनोविज्ञान से, नीति से, रसभेद, नायक नायिका भेद तथा अलंकार निरूपण से। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी भाव विलास जो देव की कृति है उसमें रस के भेदों का भी वर्णन है, नायक नायिका भेद का भी वर्णन है और अलंकार निरूपण भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, देव विरचित अष्टयाम का वर्ण्य विषय है, यानी उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति है अष्टयाम, उसकी कथ्य पर आधारित प्रश्न है। दिन के आठों पहर होने वाली ठाकुर जी की चर्चा, दिन के आठों पहर होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन, दिन के आठों पहर अपने आश्रयदाता की जीवनचर्या का वर्णन, दिन के आठों पहर कवि की स्वयं की दिनचर्या का वर्णन। तो इसकी विषय वस्तु है दोस्तों बी, यानी दिन के आठों पहर में नायक नायिका की जो विभिन्न श्रृंगारिक क्रियाएं होती हैं उनका वर्णन अष्टयाम में किया गया है। अष्ट मतलब आठ, याम मतलब प्रहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, घनानंद के संदर्भ में प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, किस आलोचक के उद्गार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में ये कथन प्रस्तुत किया है। उनका कहना क्या है इसके माध्यम से कि प्रेम की जितनी गहरी अभिव्यक्ति, गहन अभिव्यक्ति, जितनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति घनानंद ने की है ब्रज भाषा में, उतनी अन्य किसी कवि ने नहीं की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। आज के सत्र में हमने रीतिकाल पर चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि सभी सत्रों की तरह ये सत्र भी आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र का इंतजार कीजिए। नमस्कार।